नमस्कार। हम पढ़ रहे थे प्राथमिक क्रियाकलाप यानी मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के बारे में। और प्राथमिक क्रियाकलाप में अभी तक हमने अपनी पिछली वीडियोज में देखा पशुपालन के बारे में तथा आखेटक और संग्राहक के बारे में। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे खनन यानी माइनिंग को। यह भी मनुष्य का एक प्राचीन और प्राथमिक व्यवसाय है। तो बात करते हैं खनन। खनन का अर्थ क्या है, खनन की परिभाषा क्या है। तो खनन का अर्थ है खुदाई करना। और खनन की परिभाषा क्या हो जाती है कि खनिजों को और ज्यादा मूल्यवान बनाने के लिए, उनको और ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए उनको धरातल से यानी सतह से या पृथ्वी के भूगर्भ से बाहर निकालना, इकट्ठा करना, खुदाई करना ही खनन कहलाता है। खनन से संबंधित कुछ शब्द हैं जिनका हम यहाँ पे पहले वर्णन कर लेते हैं, इनको जान लेते हैं कि ये शब्द क्या है। नंबर 1 है एस्क। एस्क क्या होता है कि जब हम खनिजों को धरातल के अंदर से निकालते हैं तो प्योर खनिज के अतिरिक्त उसके अंदर कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, रेत, कंकड़ या दूसरे खनिज उसके अंदर मिक्स होते हैं। उन अशुद्धियों समेत उस खनिज को क्या कहेंगे, हम एस्क कहेंगे, यानी इसको कच्चा खनिज भी कह सकते हैं। नंबर 2 है खनिज। किसे कहेंगे, तो धरातल के ऊपर से, सतह से या भूगर्भ से जब किसी भी पदार्थ को निकाला जाता है तो उस पदार्थ को खनिज कहते हैं। नंबर 3 खान या खदान। किसे कहेंगे कि जिस स्थान पर खनिजों के निक्षेप होते हैं उन निक्षेपों को, निक्षेप यानी जमाव, जहां पर ज्यादा खनिज पाए जाते हैं उन खनिजों को जिस स्थान से निकाला जाता है उस स्थान को खान या खदान कहते हैं। नंबर 4 है खनन, जिसकी परिभाषा और अर्थ अभी आपने ऊपर देखा, लेकिन यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, एक है उत्खनन और एक है खनन। तो जब खनिजों को धरातल के ऊपर से निकाला जाता है तो कहलाता है उत्खनन, और जब खनिजों को भूगर्भ से यानी पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है तो उसे कहेंगे खनन। वो धरातल के ऊपर भी हो सकते हैं खनिज और धरातल के नीचे भी हो सकते हैं। तो जब धरातल के ऊपर वाले खनिजों को हम इकट्ठा करेंगे या उनको एकत्रित करेंगे उसे कहेंगे उत्खनन। और जब धरातल के अंदर से यानी भूगर्भ से खनिजों को खोद कर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे तो उसे कहेंगे, उस प्रक्रिया को कहेंगे खनन। अब जानते हैं खनन का इतिहास, यानी खनन व्यवसाय जो है वो कब से शुरू हुआ। तो जैसे आपने जाना था आखेटक, जो कि मनुष्य के जन्म के साथ ही शुरू हो गया था व्यवसाय। उसके बाद आपने पशुपालन के बारे में भी देखा। इसी प्रकार से खनन का इतिहास भी बहुत पुराना है। संभवतः ईसा से 1 लाख वर्ष पूर्व यानी 1 लाख ईस्वी पूर्व खनन का जो व्यवसाय था, प्राथमिक व्यवसाय था, वो मनुष्य ने सीखा। हो सकता है कि उसने सबसे पहले पत्थरों का प्रयोग किया हो कंदमूलों को या नट्स को तोड़ने के लिए, या फिर आखेट करने के लिए उसने पत्थरों के औजार और हथियार बनाए हों। धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, मिट्टी का प्रयोग किया, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, उसके बाद तांबे का प्रयोग किया, और इस प्रकार से अनेक खनिजों का धीरे धीरे उसने प्रयोग किया। और सभ्यता के आज इस दौर में वह पूरी तरह से खनिजों पर निर्भर हो चुका है। और खनिजों का महत्व इस तथ्य से भी स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की सभ्यता के विभिन्न चरण खनिजों के नाम से ही जाने जाते हैं। वह आप इस टेबल के जरिए देख सकते हैं। विभिन्न बहुमूल्य खनिजों के कारण ही मनुष्य पृथ्वी पर ऐसी जगह पहुंचा है जहां पर जाना बहुत ही कठिन था, यानी ध्रुवीय प्रदेशों में या मरुस्थलों के अंदर या पर्वतों की चोटियों तक भी मनुष्य पहुंचा है। किस लिए? खनिजों की खोज में या खनिजों को हासिल करने के लिए। तो ये दर्शाता है कि खनिजों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। और आज के युग में प्रतिदिन मनुष्य करोड़ों टन खनिजों का प्रयोग करता है, यानी उसका पूरा जीवन खनिजों पर टिका हुआ है। खनन की विधियां कितनी है, यानी कितने प्रकार से हम खनन कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से खनन की 2 विधियां हैं। नंबर 1 सतही खनन और नंबर 2 है भूमिगत खनन। सतही खनन क्या होता है? इसे खुली गर्त खान से उत्खनन करना भी कहा जाता है। इस विधि में धरातल की मिट्टी, चट्टानों आदि को हटाकर खनिज की परतों को खोदा, काटा या विस्फोटित किया जाता है। यह खनन का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। इस विधि में सुरक्षात्मक उपाय या उपकरणों पर भी बहुत कम लागत आती है और इसके अतिरिक्त खनिजों का उत्पादन भी शीघ्र और अधिक होता है। वर्तमान में सभी खानों के लगभग 90% में तथा अधात्विक खनिजों की 99% खानों में सतही खनन किया जाता है। सतही या खुले गर्त वाली खान तभी सफल व उपयोगी होती हैं जहां खनिजों के भंडार धरातल के निकट कम गहराई पर उपस्थित होते हैं।
नंबर 2 है भूमिगत खनन। जब भूमि के अंदर से खनन किया जाता है, खनिजों को निकाला जाता है और भूमि के अंदर भी बहुत ज्यादा गहराई तक जब खनिज पाए जाते हैं, वो खनिज कौन से होंगे? जो धात्विक खनिज होंगे या जो बहुत मूल्यवान खनिज होते हैं, वह खनिज धरातल के बहुत ज्यादा गहराई से भी मनुष्य निकालता है और उसे कहेंगे हम भूमिगत खनन। इस प्रकार की खनन प्रक्रिया में ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल और कुछ तिरछे खनिकूप यानी कुएं अथवा सुरंगें बनाई जाती हैं और इन सभी को आपस में भूमिगत बड़े गलियारों के द्वारा जोड़ दिया जाता है। खनिजों व खोदी गई चट्टानों को इन्हीं श्रमिकों द्वारा ऊपर सतह पर लाया जाता है। इन खानों में लिफ्टें, बर्मा अथवा वेधन मशीनें, सामान ढोने वाली ट्रोलियां व वाहन, शुद्ध हवा के आने जाने की व्यवस्था तथा प्रकाश इत्यादि का उचित प्रबंध किया जाता है। भूमिगत खनन खुले गर्त वाली खनन की तुलना में अधिक जोखिम भरा होता है। इनमें जहरीली गैसों, आग, बाढ़ व सुरंगों और गुफाओं के बैठ जाने के कारण दुर्घटना होती रहती है। नेक्स्ट है खनिजों को प्रभावित करने वाले कारक। तो खनिजों को सिर्फ वहाँ के खनिजों के भंडार ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खनन को प्रभावित करती हैं। इन सभी कारकों को हमने 2 भागों में बांटा है, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। भौतिक कारक है नंबर 1, खनिज निक्षेपों का आकार व मात्रा कितनी है, यानी किसी भी स्थान पर खनिज कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर वह ज्यादा मात्रा में होंगे तो खनन अधिक होगा, अगर उनका आकार बड़ा होगा और मात्रा कम होगी तो वहां पर खनिजों का जो खनन है वो कम किया जाएगा। नंबर 2 है धरातल के नीचे गहराई कितनी है खनिजों की। जितनी कम गहराई पर खनिज पाए जाएंगे उतना ही उसकी लागत कम आएगी और खनन में आसानी होगी और वहां पर खनन अधिक होगा। जितनी ज्यादा गहराई पर होंगे तो खनन कम होगा। नंबर 3 है अयस्क में धातु की मात्रा। अभी आपको बताया था अयस्क के अंदर के अशुद्धियां होती हैं खनिजों के साथ, तो वहां अशुद्धियां कितनी है उसके अंदर, और धातु प्योर धातु कितनी है उसके साथ अशुद्धियां कितनी है। अगर धातु की मात्रा अधिक होगी, अशुद्धियां कम होगी इसके अंदर, तो वहां पर खनन अधिक होगा। अगर वहां पर अयस्क के अंदर धातु की मात्रा कम होगी और अशुद्धियां ज्यादा होंगी तो वहां पर खनन कम होगा। यानी अयस्क में धातु की मात्रा भी खनन को प्रभावित करती है। नंबर 4 है उपयोग के स्थान से दूरी कितनी है, यानी खनन कितनी दूर है, जो खान है वो उपयोग के स्थान से कितनी दूर है। जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतनी ही परिवहन की लागत बढ़ जाती है। नजदीक होगी तो खनन अधिक होगा, अगर दूर होगी तो खनन कम होगा। इसी प्रकार से आर्थिक कारक हैं। नंबर 1, खदान को विकसित करने के लिए पूंजी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। वहां पर श्रमिक लगाने हैं या परिवहन की व्यवस्था करनी है या अन्य व्यवस्थाएं करनी है, उसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। नंबर 2 है खनन कार्य के लिए तकनीक, ज्ञान व प्रौद्योगिकी भी आवश्यक होती है, क्योंकि तकनीक, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिना खनन नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि अफ्रीका के अंदर खनिजों के भंडार हैं, लेकिन वहां पर ज्ञान, तकनीकी और पूंजी के बिना वहां पर खनन का ज्यादा विकास नहीं हुआ है। नंबर 3 है परिवहन के प्रकार, विकास की स्थिति व अक्षमता, यानी किसी भी स्थान पर परिवहन किस प्रकार का है। अगर वहां पर रेलवेज अधिक हैं तो खनन अधिक होगा, क्योंकि रेलों के अंदर परिवहन की जो लागत है वह कम होगी। और भविष्य में उसके विकास की कितनी संभावनाएं वहां पर है। नंबर 4 है पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रम की उपलब्धता। श्रम कैसा होना चाहिए, सस्ता भी हो और पर्याप्त मात्रा में भी आसानी से मिल जाए, तो वहां पर खनन अधिक होगा। खनिजों की स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय मांग, उन्हीं खनिजों का खनन किया जाएगा जिन खनिजों की उस स्थान पर स्थानीय रूप से या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग होगी। तो ये थे भौतिक व आर्थिक कारक जो कि खनन को प्रभावित करते हैं। और अब देखते हैं खनन का महत्व। क्या खनन पहले की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण होता जा रहा है? तो हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा, क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं वे खनन से धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं। क्यों हटते जा रहे हैं? वहां पर सस्ते श्रम की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं है और इसी कारण से वहां पर श्रम की लागत अधिक है। इसलिए वो लोग खनन करने की अपेक्षा खनिजों का आयात करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन विकासशील देशों में स्थिति इसके विपरीत है। एशियाई देश, अफ्रीकी देश या दक्षिणी अमेरिकी देश आज भी खनन का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है और इसी से वो अपने श्रमिकों का जो जीवन स्तर है उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि विभिन्न देशों के अंदर वर्तमान समय में लगभग 50% जो आमदनी है वह खनिजों के निर्यात से ही आती है। लास्ट में है खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो जैसे ही खनन करते हैं, खानों के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर पहली बात वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि जितनी भी डस्ट उसके अंदर से निकलती है वह हवा के अंदर मिल जाती है और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन क्रिया पर, उनके सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके ऊपर वो प्रभाव डालती है। नंबर 2 है खानों के आसपास की जितनी जमीन है वह बंजर हो जाती है। हालांकि खनन पहले की अपेक्षा कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में लाखों श्रमिक आज भी खनन की कार्य में लगे हुए हैं। आज अधिकांश खनन कार्यों पर बहुराष्ट्रीय निगम यानी मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs का वर्चस्व है। निगमों व श्रमिकों का प्राय टकराव होता रहता है, सामाजिक मतभेद व झड़पें उसके कारण होती रहती हैं और ये बड़े बड़े निगम खनिज क्षेत्रों का भारी शोषण करके बेशक वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु इस अविचारित विकास व संसाधनों की अंधाधुंध लूट का खामियाजा वहाँ की स्थानीय जनता और वहाँ के पर्यावरण को भुगतना पड़ता है। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि सरकार ने काफी जगहों पर खनन के ऊपर रोक भी लगा दी है, लेकिन अवैध खनन आज भी इसी प्रकार से सुचारू रूप से चल रहा है, वो सरकार के रोकने से भी नहीं रुक रहा, जिसका सीधा जो प्रभाव है वहाँ के पर्यावरण पर पड़ता है। तो ये थी जानकारी सारी खनन के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस।